अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आज भारत की तारीख और साइंस का बहुत ही अहम तरीन दिन है क्योंकि भारत ने अपना चंद्रयान 3 मिशन चांद की तरफ रवाना कर दिया है और चाइना के बाद एशिया का दूसरा ऐसा बड़ा मुल्क बन गया है जो कि स्पेस रेस, जिसे दुनिया के सिर्फ तरक्की याफ्ता मुल्क ही अफोर्ड कर सकते हैं, इसके अंदर अपना नाम शामिल करवा लिया है। यह इसरो का मुश्किल तरीन मिशन था और महंगा तरीन भी, क्योंकि इस चंद्रयान 3 की कीमत तकरीबन 615 करोड़ भारतीय रुपए बताई जा रही है। इस मिशन को लेकर भारतीय साइंटिस्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले चंद्रयान 1 और 2 बिना अपना मिशन मुकम्मल किए टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्रैश हो चुके हैं। पर हमारे लिए सबसे अहम सवाल ये जानना है कि भारत आखिर तीसरी मर्तबा चांद पर क्यों जाना चाहता है और वो इस वक्त भी दुनिया के ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर शामिल है जो अभी तरक्की कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता नहीं है। बेरोजगारी और गुर्बत है, तो ये पैसा अपने लोगों पर खर्च करने के बजाय चंद्रयान मिशन के अंदर जाने में आखिर क्या समझदारी है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करते हैं। स्पेस सब्जेक्ट मुझे बहुत ही फैसिनेट करता है और ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। और जब बात हो हमारे पड़ोसी की तो जाहिर है कि हमसाये पर तो सभी की नज़र होती है क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी कामयाबी और नाकामी का असर आपके फैसलों पर भी ज़रूर पड़ता है। सबसे पहली बात कि चांद ज़मीन से 3,84,400 किलोमीटर दूर है और भारत अपनी इकोनॉमी के साथ साथ एक बड़े विजन के साथ अपनी अर्निंग सोर्स को भी बढ़ाना चाहता है। और आखिर हर साल जो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को इतना सारा बजट दिया जाता है, आखिर वो भी तो नासा की तरह कमाने के काबिल हो सके। यही सोच है इस वक्त भारत की। अब ये अर्निंग सोर्स कैसे हो सकते हैं, उसके लिए आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कोई भी मुल्क अच्छा खासा पैसा चार्ज करता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान चाइना के जरिए अपने सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजता है। स्पेस मुस्तकबिल के अंदर एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, खास तौर पर स्पेस टूरिज्म, सैटेलाइट इंटरनेट और डाटा सेलिंग एक बहुत ही प्रोफेशनल बिजनेस है जो कि मुस्तकबिल में मुल्कों की इकोनॉमी और इनकी तकदीर को बदल सकता है। और ये बात भारत बहुत ही अच्छी तरह से जान चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि साइंस की तरक्की जहां पर भी हो हमें तासुब की ऐनक से नहीं बल्कि लर्निंग के तौर पर, मोटिवेशन के तौर पर लेना चाहिए कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। भारत अपने इस पैसे को स्पेस के अंदर इन्वेस्ट करके इससे 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाकर ला सकता है। इनफैक्ट अब तक सबसे कम बजट के अंदर चांद पर पहुंचने का ये सबसे बेहतरीन मिशन है। दूसरा, भारत के सिक्योरिटी और मिलिट्री मकसद के लिए ये मिशन इंतहाई अहम है क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जिस मुल्क की ज्यादा बेहतर होगी, मुस्तकबिल की जंगों के अंदर इसी का पलड़ा भारी होगा। अब भारत को चाइना को लेकर स्पेस से मुतल्लिक बिल्कुल यही डाउट्स हैं जिन्हें वो काउंटर करना चाहता है और पाकिस्तान पर भी नजर रखना चाहता है। ये सोच भारत को तीसरी मर्तबा चंद्रयान मिशन के लिए खींच लाई है। इससे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना के स्पेस क्राफ्ट चांद पर बिना तबाह हुए लैंडिंग कर चुके हैं और भारत ने भी 2 मरतबा इसी की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और अब तीसरी बार में अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो नासा जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और कमाई को हासिल कर सकेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर भी भारत को एंट्री मिल जाएगी। चंद्रयान 2 मिशन को आप मुकम्मल तौर पर फेलियर नहीं कह सकते क्योंकि ये अपना सफर यानी जमीन से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करके सिर्फ लैंडिंग के वक्त क्रैश कर गया था, जिसे हम हार्ड लैंडिंग कहते हैं। यानी ये लैंडिंग के इंतहाई करीब था लेकिन सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। इसके साथ अटैच विक्रम रोवर ने चांद की सतह पर 2 हफ्ते के लिए स्टडी करके इसका डाटा जमीन पर भेजना था, लेकिन जैसे इसका राब्ता जमीन से खत्म हुआ तो ये मिशन भी बंद हो गया। अब चंद्रयान 3 को भी चांद के उसी साउथ पोल यानी जमीन से हमेशा ऑपोजिट साइड पर रहने वाले हिस्से की तरफ लैंड करवाया जाएगा जहां पर सूरज की रोशनी कभी पहुंचती ही नहीं है। कहा जाता है कि इस हिस्से के अंदर पानी की एक बड़ी तादाद मौजूद हो सकती है और इसके साथ साथ कई कीमती मिनरल्स भी इस डार्क साइड के अंदर मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पर मौजूद धब्बों या फिर गढ़ों को स्टडी करके हम अपने सोलर सिस्टम की बनावट से मुतालिक बहुत कुछ नया जान सकते हैं। इसके अलावा चांद एक बहुत ही अहम जगह बन जाती है जहां पर रहकर इंडिया अपनी एक बेस बनाकर जमीन को स्टडी कर सकता है और मुस्तकबिल के मिशन को आसानी से प्लान करके न सिर्फ चांद बल्कि दूसरे प्लैनेट्स तक भी भेज सकता है। यानी चांद पर मौजूद अपने इस बेस को सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स, उनकी सरफेस और इनके एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। चंद्रयान 3 के डिजाइन के अंदर काफी गलतियों को सुधारा गया है। इसका पेलोड यानी वजन कम किया गया है, डिजाइन काफी बेहतर हुआ है। इसके लैंडिंग लेग्स को काफी मजबूत मटेरियल से तैयार किया गया है। इसके अलावा इसके इंजन की पावर भी काफी बेहतर हुई है जो कि चंद्रयान 2 के अंदर ज्यादा बेहतर नहीं थी। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जब भी कोई रोवर चांद की सतह पर लैंड कर रहा हो तो इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इंजन की पावर का बहुत ज्यादा हाथ होता है। इसके लॉन्च के लिए इस्तेमाल होने वाली व्हीकल का डिजाइन भी बेहतर बनाया गया है क्योंकि ये पहले 2500 किलो वजन उठा सकती थी जो कि अब 4000 किलोग्राम वजन को उठा सकती है।
दुनिया के 71 कंट्रीज में से सिर्फ 11 मुल्क ही ऐसे हैं जिन्होंने कामयाबी से अपने स्पेस मिशन को मुकम्मल किया। इनमें से भी मून लैंडिंग के अंदर सिर्फ 3 ही मुल्क कामयाब हुए, जिनके नाम है अमेरिका, रशिया और चाइना। अब इसकी वजह यह है कि यह बहुत ही मुश्किल मिशन है, क्योंकि चांद तक स्पेस रोवर को पहुंचने के अंदर 3 दिन लगते हैं। इस सफर में अगर गलती से ही अपने रास्ते से या अपने ऑर्बिट से हट जाए तो उसे ठीक करने के लिए टाइम और फासला बहुत ही कम होता है। दूसरी मुश्किल है चांद पर एटमॉस्फेयर का ना होना। पहले तो माना जाता था कि चांद पर सिरे से एटमॉस्फेयर मौजूद ही नहीं है, लेकिन हालिया स्टडी से यह पता चला कि यह मौजूद तो है लेकिन बहुत ही थिन है, सिर्फ 10 किलोमीटर ऊंचाई पर, जो कि चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है। अब इस एटमॉस्फेयर के ना होने की वजह से मसला ये होता है कि जब भी चांद पर किसी रोवर को लैंड करवाने की कोशिश की जाए तो हम इस दौरान किसी पैराशूट को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे मार्स पर कर सकते हैं। उससे होता क्या है कि ये सारा का सारा प्रेशर इसके थ्रस्टर यानी धक्का देने वाले इंस्ट्रूमेंट पर शिफ्ट हो जाता है और ये लैंडिंग काफ़ी रिस्की हो जाती है। इसके अलावा टेम्परेचर चांद के साउथ पोल पर बहुत ही कम रहता है, जिसकी वजह से थर्मल शॉक इसके पुर्जों को तोड़ सकता है। मजीद कम्युनिकेशन का अचानक से टूट जाना भी बहुत बड़ा रिस्क है और इसी की वजह से बहुत सारे चांद के मिशन क्रैश लैंडिंग की वजह से ख़त्म हो चुके हैं। अब इसरो ने चांद के इसी साउथ पोल पर एक ऐसी आइडियल जगह को ढूंढा है जो कि ना ज़्यादा ठंडी हो ना ज़्यादा गर्म, और चांद की वो सरफेस भी ऊपर नीचे होने की बजाय बिल्कुल फ्लैट या मैक्सिमम हद तक फ्लैट हो। लैंडर के कामयाबी से उतरने के बाद एक रोवर बाहर आकर चांद के इस हिस्से की केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करेगा और अर्थ की तरफ इसका डाटा भेज देगा। मजीद इसके अंदर अर्थक्वेक यानी जल्जलों को डिटेक्ट करने के इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद हैं, साथ साथ ये सोलर वेव्स के असर को भी दिखा सकता है। भारत के इसरो की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उसने शेप नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल किया है जो कि एक्सोप्लैनेट यानी जमीन के अलावा बाकी शहरों की भी खोज कर सकता है, और इसके साथ साथ ये अलग होकर चांद पर मौजूद रोवर और जमीन पर कम्युनिकेशन का भी काम करेगा। अब इस एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से कनेक्शन लॉस्ट होने का मसला ख़त्म, डाटा प्राइवेसी का मसला ख़त्म, किसी और मुल्क की सैटेलाइट को इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने का मसला ख़त्म, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है। आज अगर इंडिया कामयाबी से इस मिशन को मुकम्मल कर लेता है तो आगे गगनयान मिशन के जरिए इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर भेजने के लिए वो पहले ही प्लान कर चुका है। सो भारत को इस मिशन के लिए एडवांस मुबारकबाद, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आज वो इकोनॉमिकल मामले के अंदर हमसे आगे निकल चुका है, बिल्कुल वैसे ही स्पेस के अंदर इस कामयाबी से नफरत करने के बजाय हम इसे सीख के तौर पर अपनी नाकामियों और कोताहियों को सुधारने की ना सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि मुस्तकबिल के अंदर एक दिन ऐसी टेक्नोलॉजी और रिसर्च दुनिया को देंगे जो कि पूरी दुनिया के लिए कोई ना कोई फायदा कर सके और हम भी स्पेस के अंदर दुनिया को कम्पीट कर सकें। देखें, जो भी शख्स जिस भी काम के अंदर मेहनत करे और इसके अंदर कामयाबी हासिल कर ले तो वो शख्स उस कामयाबी को डिजर्व करता है, और साइंस का तो वैसे भी कोई रिलीजन नहीं होता। सो मेरी तरफ से इस साइंस मिशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।